नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। बिन तैयारी लग गई क्लास। ये बात हम कह रहे हैं स्कूलों के संदर्भ में, क्योंकि कोविड के नंबर्स घटते बढ़ते नंबर्स के बीच एक के बाद एक राज्यों में स्कूल खुलने की खबरें आ रही हैं। कहीं स्कूल खुल चुके हैं तो कहीं स्कूल खोलने की तैयारी है। लेकिन इसी बीच कई जगहों पर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को कोविड संक्रमण लगने की खबर भी सामने आई। इसके बाद राज्य सरकारें भी अब हिचकिचाने लगे हैं। कई जगह तो वापस स्कूलों को बंद करने की भी घोषणा हो रही है, तो कई जगह स्कूल खुलने की तैयारी हो रही है, कहीं पर स्कूल को वापस बंद करने की बात हो रही है। बच्चों की वैक्सीन का ठिकाना नहीं है, बड़ों को भी सबको वैक्सीन नहीं लगी है, तो कैसे मान लिया जाए कि स्कूल का जो स्टाफ है, स्कूल के जो टीचर्स हैं, उन सबको भी वैक्सीन लग गई होगी। इस माहौल में जब स्कूल खुलने जा रहे हैं तो क्या हम बिना तैयारी के बच्चों की क्लास लगा रहे हैं, या कि फिर कोरोना एक बार बच्चों की क्लास लगा सकता है और इसके साथ साथ समाज की भी, हमारी भी। गंभीर विषय है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। उनसे आपका परिचय करा दें। फादर जे कार्वेलो, डायरेक्टर एंजल ग्रुप ऑफ स्कूल्स, और प्रणीत मुंगली, ट्रस्टी हैं संस्कृति ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, और समीर भाटी साहब हैं जो मेंबर हैं वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फादर कार्वेलो, आपसे ये शुरुआत करना चाहेंगे कि जो पूरा माहौल है इस वक्त देश में मिला जुला कर, उसमें स्कूल खोले भी जा रहे हैं, ये निर्णय हो ही रहे हैं कि स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन दिक्कतें जो आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है, पूरा माहौल क्या कहता है, कैसे स्टेप्स लेने चाहिए हमें स्कूल खोलने को लेकर? देखो साहब, ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि एक चीज सॉलिडेरिटी की होती है ना। ज्यादा बच्चे, ज्यादा विद्यार्थी जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं सारे देश में, उनको ऑनलाइन सुविधा पूरी तरफ से नहीं मिल रही है। एक तरफ से इनइक्वालिटी होती है, जो बड़े शहरों में रहते हैं, 2 टियर 3 टियर शहरों में जिनके पास सुविधाएं हैं, ये बच्चों को तो मिल ही रहा है, मगर ज़्यादा हमारे आंकड़ों में जो देश में विद्यार्थी हैं उनको तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन सुविधा नहीं है। इसका मतलब उनके 2 सालों की पढ़ाई में पीछे रहेंगे। आप कुछ भी सोचें, इसके लिए तो सरकार तो कुछ तो करना चाहिए। पर प्रॉब्लम दूसरा है कि अभी देखिए, हमारे कोई बाहर जाता है, हमारे गाड़ी में तो किसी का बोलता है कि मेरे ब्रेक नहीं चल रहा है, पर एक्सीडेंट नहीं होता है। इसी बात हो गई। सबसे जब वैक्सीन हुआ, इसलिए लोगों को सांस छोड़नी मिली और बाहर आ गई। अभी बच्चों को इस वैक्सीन तो मिला ही नहीं रहे, तो उनको एक कतरे में डालना बहुत बड़ा सवाल है। सरकार की एक ही कारण है कि अगर कुछ होगा हम बंद करेंगे, पर कब होगा, कैसे होगा, और जब बच्चों को लगेगा कितना खतरनाक होगा, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए उसको सोच के बहुत गंभीर से उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हम छोटी सी गलती हो गई तो क्या जाने हम किस खतरे में कैसे निकाल पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर एक तरफ से बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाई का कोई सुविधा ना मिली है, उनको भी कुछ हमें सरकार को करना पड़ेगा ना, देश को करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से उसमें प्रॉब्लम जो है, उसको सवाल जो है, उसको हमें देखना पड़ेगा। जी हाँ जी, तो समस्या तो है, बड़ी समस्या है, और समस्या दोनों तरफ है। देखिए, जान बचाने के लिए हमने स्कूल बंद कर दिए हैं और उपाय के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई भी हमने शुरू की है। लेकिन जैसा कि सबको पता है, ऑनलाइन में जो बेस्ट बच्चे हैं वो भी कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, सिलेबस कर्टेल कर रहे हैं, इस तरीके की तमाम दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, जिसका सबसे बड़ा खमियाजा बच्चों को ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक पूरा स्ट्रक्चर है, जैसा कि फादर ने भी बोला, तो उसमें एक तो पूरे देश के लिए एक नीति की बात है, राज्यों की बात है, लेकिन राज्यों ने भी कहा एक स्थानीय स्तर पर डिसाइड किया जाए। प्रणीत जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि क्या आपको कोई रोड मैप या कोई तरीका नजर आता, किस पे भरोसा करे, किस पे छोड़ा जाए, कौन ये फैसला करे कि अब ये स्कूल खोले जाए या नहीं खोले जाए?
मनोज जी, इसमें हमें एक तो सबसे पहले ये स्वीकारना पड़ेगा कि हमें सारे जो एजुकेशन से जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिलके नई युक्तियां बनानी पड़ेंगी और इसमें आखिरकार मार्गदर्शन साइंस में करना पड़ेगा। और जैसे कि अपना एम्स के डॉक्टर गुलेरिया साहब ने बताया, एक जो बहुत अच्छा आंकड़ा है जो नापा जा सकता है कि जिस किसी क्षेत्र में कोविड पॉजिटिविटी की रेट 5% से कम हो, वहां पर स्थिति अनुकूल है स्कूल्स को खोलने के लिए। क्योंकि यदि हम ऐसे दिन की प्रतीक्षा करेंगे जहां पर जीरो कोविड हो और हम जीरो कोविड के लिए अपेक्षा करें, तो वो दिन का अनुमान करना तो सबके लिए असंभव है। दूसरा, यदि हम कुछ ऐसे विदेश के देशों को देखते हैं जहां पर कोविड का प्रचलन अभी भी है और उसके बावजूद वहां पर स्कूल्स खोले गए हैं, चाहे वो अमेरिका का उदाहरण हो या यूके का उदाहरण हो, तो वहां पर ये तो स्थापित कर दिया गया है कि स्कूल्स को खोला जा चुका है। परंतु एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में आपने भी बात करी कि वैक्सीन्स की उपलब्धि और वैक्सीन्स का जो एक ओवरऑल स्टेटस है वो हमसे वहां पर ज्यादा बेहतर है। और हालांकि बच्चों को वहां पर वैक्सीनेशन, यूके का अगर उदाहरण लिया जाए तो वहां पर बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है, पर ज्यादातर अडल्ट जो हैं घर के लोग, उनका वैक्सीनेशन स्टेटस 60-70% पहुंच चुका है। तो अभी पूरा जोर जो होना चाहिए वो अडल्ट के वैक्सीनेशन के प्रति होना चाहिए, खासकर स्कूल से संबंधित न केवल अध्यापक लोग परंतु जो अतिरिक्त स्टाफ हैं, हाउसकीपिंग के स्टाफ हैं या जितने लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन होना शीघ्र है, आवश्यक है। और जिस किसी क्षेत्र में 5% से कम कोविड हो, वहां पर स्कूल को खोलने का कार्यक्रम वहां पर स्टार्ट होना चाहिए। जो अभिभावक लोग हैं, स्टूडेंट्स लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार के लोग हैं, सब इनका मिल बैठ के एक डायलॉग होना चाहिए। तो एक प्रकार की कंसेंसस और कंफर्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि 15-16 महीने से स्कूल बंद है। स्वाभाविक है, एक लाइट के स्विच की तरह अगर हम एक नीति बनाएंगे ऑन करके कि सब लोग स्कूल आ जाएं, तो वो पूरा कॉन्फिडेंस आने में समय आएगा, जिसको कहीं ना कहीं तो उस चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी। और जैसे अभी फादर जी ने बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया कि काफी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर एजुकेशन नहीं हो रही है, खासकर वहां तो ये बहुत आवश्यक है कि अभी हम स्कूल अगर वहां पर बंद रखें तो नुकसान होने का और हानि होने का, हमारे पास हानि होने की संभावना ज्यादा है। जी, तो भारत में स्थिति ऐसे भी बहुत टिपिकल है। पूरा ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो हमारी जो पूरी एक संरचना है वो अलग है। कंपेयर नहीं कर सकते हम वैसे देशों से जिनकी आबादी बहुत कम है या जिनके इंतजामात हमसे बहुत ज्यादा हैं, जो वैक्सीन में हमसे आगे हैं। हमें अपने लिए खुद से डिवाइस करना पड़ेगा अपना तरीका, और सभी स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। फादर कार्वेलो, आपको क्या लगता है कि अभी जैसे इतनी अनसर्टेनिटी है, अब जब स्कूल खुलेंगे भी तो किस तरह से खोलने चाहिए, क्या परसेंटेज लेके ओपन अप करना चाहिए, और क्या एक मॉडल ऐसा तैयार होना चाहिए अब जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन को भी हम पूरी तरह से खत्म ना करें, वो एक व्यवस्था है, वो भी स्ट्रीमलाइंड रहे, चलती रहे, और साथ में जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनको किया जाए। कोई एक मॉडल आपको नजर आता है? आप लोगों ने क्या सोचा है, आप कैसे इसको टैकल करेंगे? हमने तो इसे किया है कि ऑनलाइन तो जारी रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स का उनका अधिकार है बच्चों को भेजना ना भेजना, तो ऑनलाइन तो जरूर चलता ही रहेगा, चलता रहना चाहिए। हमने स्कूल में वैसे किया, हर एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चे रहेंगे और उनको पढ़ाई जो रहेगी वही बीम होगा दूसरे घर में और दूसरे क्लासों में। इस तरफ से कोई बच्चे आ जाए कि नहीं आ जाए, उनके तरीका, उनकी पढ़ाई तो उतनी ही होगी। मगर सवाल यही है कि जो बच्चे फिजिकली आएंगे उनको तो फायदा ही होगा, क्योंकि उन लोग टीचरों से अपने सवाल उठा सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं, पर ये सुविधा रहेगी। पर प्रॉब्लम एक ही है, जो कैलकुलेटेड रिस्क की बात हो गई। अभी समझना चाहिए कि ये एक ही आर्ग्यूमेंट है कि नॉर्मल सी आ गई, कि लोगों ने वैक्सीन लिया। क्या संख्या अभी हमारे देश में 15 दोनों वैक्सीन हो गया, इसका मतलब 85 करोड़, शायद उन लोगों ने, बहुत कम लोगों ने ले लिया। खतरा तो बहुत बड़ा है। आर्ग्यूमेंट है सरकार की कि पिछले वेव्स में बच्चों को नहीं लगा, ये तो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है, पर खतरा तो है ही है। और कितना भी हम कोशिश करें स्कूलों में, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो अपने तो उन लोग अपने तो करेंगे जो करना है, पर स्कूल तरफ से सब प्रकार की सुविधा और सुरक्षा बच्चों को दे सकते हैं, पर उसकी रेखा है।
हम इतना ही कर सकते हैं, उसके ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। एक रिस्क है उसमें, हम उसको इनकार नहीं कर सकते, रिस्क तो बहुत है ही है। जी जी, तो रिस्क है। और इस देखिए इस तरीके से है कि जैसे बारिश हो रही है, घनघोर बारिश हो रही है, ऐसी बारिश हो रही है कि उसमें आप निकल नहीं सकते, तो आप रुके हुए हैं। लेकिन अभी लगता है कि बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, तो मन में एक ख्याल आता है कि थोड़ा रास्ता तय किया जाए। स्कूलों की स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि जो भी स्कूल्स देश में है, प्राइवेट स्कूल्स, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। कम से कम उनकी जो कि बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे। छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स दूर दराज में या बड़े जगहों पे भी वो खासी परेशानी में है। कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर हम अपने मेहमानों से आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा चलते हैं समीर भाटी साहब के पास और समझते हैं। भाटी साहब, ये बताइए, वैक्सीन को, बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या उम्मीद की जा सकती, कब तक वैक्सीन आएगी, कितना उस पर लोग भरोसा कर पाएंगे, और मतलब इस दिशा से आपको रोशनी क्या दिखाई देती है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर वैक्सीन से पहले हम बात करते हैं, जो हमारा सीरो पॉजिटिविटी की रिपोर्ट आई थी अभी, जो हमारी 4th सीरो पॉजिटिविटी हुआ है, उसके अंदर जो हमारे 6 से 9 साल तक का जो एज ग्रुप था बच्चों का, उसके अंदर 57.2% सीरो पॉजिटिविटी था, और 10 से 17 साल तक का जो एज ग्रुप था उसमें 61.7% सीरो पॉजिटिविटी, जो कि जून एंड जुलाई का डेटा है। सेकेंड वेव में जो है, ये सेकेंड वेव के बाद तक आपका जो है पूरा ये सीरो पॉजिटिविटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें इससे ये साबित होता है कि जो सेकेंड वेव थी उसमें बच्चे भी सबसे ज्यादा इन्फेक्ट रहे थे। हालांकि हमने जो टेस्टिंग का ट्रेंड भी देखा था, उसमें हमने देखा था कि सेकेंड वाली वेव के अंदर बच्चों के अंदर भी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट थी, तो काफी ज्यादा बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर रिकवर हो गए। और जिस तरह से जो हमारे ICMR के हेड बलराम भार्गव जी का जो स्टेटमेंट आया था, उसमें भी उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि बच्चों के अंदर ACE2 रिसेप्टर की वजह से इस तरह से इन्फेक्टिविटी उतनी ज्यादा होती नहीं, उनको जो है डिजीज उतनी ज्यादा उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं करती है। और अगर हम वैसे भी बात करें तो आप इस चीज को जो हम थर्ड वेव से बच्चों को लिंक कर रहे थे, उसका भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया है कि सेकेंड वेव में हर एक एज ग्रुप अफेक्ट हुआ था, और थर्ड वेव में जो हम बात प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बच्चों में ज्यादा हमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके अलावा एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानने वाली है वो ये है कि देखिए ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि पेरेंट्स को डर रहता है कि शायद बच्चों को इन्फेक्शन होने का, कि वो कंसर्न रहते हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन होने का, उनको ये नहीं है डर कि बच्चे घर पे ऐसा इन्फेक्शन लेकर आए, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो तो कोई भी हो सकता है घर के अंदर। जिस तरह से हमारे जो सीरो पॉजिटिविटी की रिपोर्ट आई है, क्योंकि सेकेंड वेव के टाइम बच्चों का तो बाहर ज्यादा मूवमेंट हुआ ही नहीं था, स्कूल्स तो बंद ही थे, पर फिर भी बच्चे तो इन्फेक्ट हुए थे। तो ये सब चीजों को हमें देखने वाली बात है। रही बात जहां तक वैक्सीनेशन की, देखिए वैक्सीनेशन का अभी हमारे पास जो ज़ाइकोव-डी है, ज़ाइकोव-डी के अंदर हमारा 12 से लेके जो 17 साल के एज ग्रुप तक उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा है, स्टडी हुई है जो शो कर रही है कि अच्छा डेटा अवेलेबल है, तो वो उपलब्ध हो जाएगी हमारी पहले। उसके अलावा कोवैक्सीन पे अभी ट्रायल चल रहा है जो सितंबर तक आएगी, पर डेटा आने के बाद वैक्सीनेशन पूरी तरह से रोल आउट होने में समय लग जाएगा। उससे पहले हम जो हमारी अडल्ट पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं दिसंबर तक की, जो कि अभी वो भी 130 करोड़ के करीब अभी भी अनवैक्सीनेटेड है, जो हम हार्ड इम्यूनिटी को हमें जिसको अचीव कराना है। तो स्कूल का तो आई थिंक हम फेजेस में अभी खोलना शुरू कर सकते हैं, खाली वैक्सीनेशन के बेस पे हम स्कूल ओपनिंग का लिंक नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें जो SOPs इस तरह से बात चल रही है, वो SOPs बना के हमें एरिया वाइज, मतलब नेशनल वाइज हम एक स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, पर एरिया वाइज हम ऑल्टरनेट डेज पे, शिफ्ट वाइज इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। और जैसे यूनिसेफ एंड यूनेस्को का भी जो स्टेटमेंट आया है कि भाई स्कूल को आप, मतलब हमें जिस तरह से और एसेंशियल सर्विसेज को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसी तरह से हमें स्कूल को भी प्रायोरिटी देनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एक चीज इसमें देखिए ओवरऑल। ठीक है भाटी साहब, आपकी बात बिल्कुल साफ है और अच्छी बात आपने कही कि देखिए आप वैक्सीन के इंतजार में बैठे नहीं रह सकते। कई ऐसी चीजें हैं, पॉजिटिव बातें हैं जिनको जो ये कहती हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक रिस्क है। ये रिस्क बड़ों के संदर्भ में भी था और इंडस्ट्री ने, इकोनॉमी ने अपनी रफ्तार जो है पकड़नी शुरू कर दी है। इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई अलग अलग सेक्टर्स ने।
खास करके प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए, इंडस्ट्रीज में ने खुद ही अपने एम्प्लॉयज को लेके ना सिर्फ एसओपी बनाए बल्कि उनके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था, कैसे उनको सेफ रख के काम कराया जा सके, सेकेंड वेव में मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित नहीं हुआ। तो ये तमाम चीजें सेक्टर के बड़े बड़े लीडर्स ने किए, इंडस्ट्री ने किए, बड़ी कंपनीज ने किए। हमारा एजुकेशन सेक्टर भी इस तरीके से चलता है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो कि एग्जाम्पल सेट कर सकते। क्या ऐसा माहौल भी बन रहा है? इस पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या बिना तैयारी क्लास लगा दी गई है, यानी स्कूल खोले जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की भी बात है कि स्कूल खोलने के बाद बच्चों में संक्रमण पाया गया और जिन राज्यों ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया अब वही अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि अब ये सवाल नहीं है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं, अब स्कूल को तो खोलना ही है। कब खोलना है, कैसे खोलना है, ये सवाल है। प्रणीत जी, ये बताइए कि बाकी इंडस्ट्रीज की तरह क्या एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ लीडर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ माहौल ऐसा दिखाई दे रहा है जहां से ये समझ में आएगा कि हाँ, इस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? जी मनोज जी, तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण हमने एजुकेशन सेक्टर से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टेक होल्डर्स, जो 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय अलग अलग स्तर पे जो लिए जा रहे हैं, अपनी संस्था का उदाहरण देते हुए बताता हूं कि हमने प्रायोरिटी पे न केवल अपने सारे टीचर्स के लिए पर अन्य कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे हमने कुछ महीने पहले से ये प्लान किया था, जिसका मुख्य कारण ये था कि जिस किसी भी स्थिति में परिस्थिति अनुकूल हो उस टाइम पर सारे के सारे स्टाफ ने वैक्सीनेशन अगर रहेंगे तो आत्मविश्वास न केवल स्टाफ का बढ़ेगा पर पेरेंट्स और बच्चों का भी बढ़ेगा। तो हमारी संस्था में और मुझे मालूम है कि अन्य कुछ और संस्थाओं में भी ये कदम उठाए गए हैं। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण स्टेप है कि हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था अन्य कर्मचारियों को भी दी जाए, जिससे कि एक बैक ऑफ द माइंड सेफ्टी और एक कंफर्ट लेवल हो कि अगर किसी कोई ऐसी परिस्थिति यदि आती है तो हेल्थ से संबंधित जो खर्चे हैं उसके लिए एक प्रोविजन रहना चाहिए। तीसरा जो इस प्रोसीजर में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है, एक स्टैंडर्डाइज्ड एसओपीज बनाने के लिए। हालांकि जैसे आपने भी बताया था कि भारत जैसे देश में एक मापदंड हर जगह नहीं लगाई जा सकती है, पर कुछ एक कॉमन आंकड़े होने चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करी जा सकती है, हाइजीन के क्या स्टैंडर्ड्स हुए जा सकते हैं, और जितना उस डायलॉग के प्रोसेस में अभिभावकों से बात करी जाए, अध्यापकों से बात करी जाए, सरकार से बात करी जाए, तो इस प्रोसीजर को, एक डायलॉग को अगर कंसेंसस बिल्डिंग से लिया जाए तो पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स में एक आत्मविश्वास अच्छा बना रहेगा। इन कदमों से अगर यदि शुरुआत करी जाए तो एक अच्छी शुरुआत है। फादर कार्वेलो, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जो कामकाज स्कूलों का चलता है, एक जो रिलेशनशिप है उसमें ये बड़ी आशंका पेरेंट्स को सता रही है कि अगर स्कूल खुल जाएंगे कह देंगे कि आना ही पड़ेगा तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो आपका क्या ख्याल है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए ताकि लोग हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं, या उनको ये नहीं लगे कि फोर्स किया जा रहा है? जो अभी साहब ने बोला है ना, सबसे अच्छी चीज है। हमारे पास सिर्फ एक ही सुविधा है जिसमें हम ये कोरोना से बच सकते हैं, वैक्सीनेशन। इसलिए ये सब हमारे जो टीचर लोग हैं या जो कर्मचारी हैं, सबों को हमने स्कूलों में अनिवार्य कर दिया। कोई बिना 2 ही वैक्सीन लेने से जो नहीं लिया उसको स्कूल में उसको प्रवेश ही नहीं है। और इसलिए हमने स्कूल में भी कैंप कराए सरकार की सुविधा से, और सब लोगों को, सब टीचरों को, सबों को वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया। एक तरफ से हम बच्चों के आने का माहौल तो बहुत साफ कर दिया। दूसरी तरफ से भी जो साहब बोल रहे थे, हमने कई 2-3 महीना पहले सब जो छोटे कर्मचारी है उन सबों को स्कूल तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस भी करा दिया। एक तरफ से तो कोई उनका आश्वासन है, पर एक ही चीज सबसे जरूरी है कि सब लोग जो स्कूल में आएंगे, एक तरफ से लोगों को, बच्चों को एक तरफ से बिल्कुल सुविधा है, उनको सुरक्षा है,
कि कोई बिना टीका लिया हुआ स्कूल में प्रवेश नहीं करेगा। दूसरी बात है, जो सरकार ने एसओपी दिए हैं कि मास्क रखो, ये सब तो होगा, पर वैक्सीनेशन से ज़्यादा कोई दूसरी सुविधा है ही नहीं है। दूसरी कोई सुरक्षा का कोई माध्यम ही नहीं है, सबसे बड़ा यही है। तो ये सबसे स्कूलों को अनिवार्य करना चाहिए, स्कूल में जो कोई आएगा उसको 2 टीका तो लेना ही है। हम सारे स्कूलों में यही अनिवार्य कर दिया हम लोगों ने, और सबों को वैक्सीनेशन करा दिया। जी, तो ये एक बहुत अच्छी बात फादर ने बताई कि आपको कहां परसुएड करना है और कहां आपको हल्के हाथों से काम लेना है, ये देखना होगा। इस तमाम चर्चा के बाद इतनी बात समझ में आती है कि अब इस बात की गुंजाइश नहीं है कि फर्दर स्कूल को ऐसे ही बंद रख के चला जाए। बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, स्कूलों का नुकसान हो रहा है, पूरा माहौल जो है वो बिगड़ रहा है। तो धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ना होगा और लीड इसमें इंडिविजुअल स्कूल्स को ही लेना होगा अपने स्तर पर, क्योंकि ये बड़ा टास्क है। सभी लोग अगर एक साथ इसमें शामिल होंगे, अभिभावक जाहिर है अपने बच्चों की पढ़ाई चाहते हैं तो वो इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन उनको एक आश्वासन, एक सेफ्टी का भरोसा भी चाहिए होगा। आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।